देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शुक्र था कि उस दिन मौत के साए ने मुझे अपनी गिरफ्त में नहीं लिया था। उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा था जो कमज़ोर दिल वाले इंसान को मौत के घाट भी उतार सकता है। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, मगर उस वक्त शायद रात के 11:30 से 12 बजे के आसपास बज रहे थे और गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ सड़क पर भाग रही थी। इस समय पर सबसे ज़्यादा परेशान जो चीज़ मुझे कर रही थी वो थी गाड़ी के अंदर वाला पेट्रोल। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का पेट्रोल बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जिस हिसाब से गाड़ी आगे बढ़ रही थी उसी हिसाब से ये चीज़ साफ हो रही थी कि यहाँ आसपास मुझे कोई पेट्रोल पंप नज़र भी नहीं आ रहा है और ऊपर से गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी काफ़ी कम है। ऐसे में मेरे लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती थी और यूं ही गाड़ी को रफ्तार से चलाते हुए मैं एक बहुत ही बड़े ग्राउंड के पास पहुंच गया। मैंने उस क्रिकेट ग्राउंड के बगल में ले जाकर अपनी गाड़ी को रोक दिया। वहां मुझे एक दुकान भी दिखाई पड़ रही थी। उस दुकान के अंदर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह मिलते थे, इसलिए मैंने सोचा कि भूखे प्यासे रहने से तो अच्छा है कि मैं जल्दी से इस दुकान के अंदर से कुछ खाने पीने की चीज़ ले लेता हूँ और उसके बाद फिर से अपने सफ़र को कंटिन्यू करता हूँ। ऐसे में मैंने कुछ खाने के लिए 1-2 चिप्स के पैकेट लिए और एक कोल्ड ड्रिंक को लेकर वापस से गाड़ी के अंदर पहुँच गया। मेरे पीछे मेरे मामा का लड़का बैठा हुआ था। हम दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए मैंने उससे बोला, अरे अभिजीत चल कोल्ड ड्रिंक पी। इतना बोलकर मैं गाड़ी को चलाने लगा। तभी अभिजीत ने बोला, अरे यार तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है? यहाँ आसपास बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद करके फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अभिजीत पूरे रास्ते में सिर्फ सोना ही चाहता था और एक तरफ मैं अकेला ही ड्राइविंग कर रहा था। ऐसे में मैंने अभिजीत को बोला, यार तू एक काम कर, तो मेरी जगह जाकर ड्राइविंग कर और मुझे थोड़ी देर आराम करने दे। इस पर अभिजीत ने बोला, अरे भाई मेरे को इतनी ज़्यादा ड्राइविंग नहीं आती है, बस काम चला लेता हूँ। इस पर मैंने अभिजीत को बोला, हाँ तो तू धीरे धीरे गाड़ी को चला लियो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। इस पर अभिजीत भी मेरी बात मान गया और वो गाड़ी को चलाने लगा। हालांकि गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी काफ़ी कम था, लेकिन फिर भी मुझे ये रिस्क उठाना सही लगा। धीरे धीरे गाड़ी ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। मैं अब बैक सीट पर बैठकर बहुत ही आराम के साथ नींद लेने की कोशिश कर रहा था। लगभग 4 से 5 मिनट के बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला और फिर इसी बीच मेरी गाड़ी ने एक बहुत ही ज़ोर का झटका खाया। ये झटका इतना ज़ोर का था कि मैं अपनी जगह से उठकर सीधा आगे वाले पाइप से टकरा गया। इस पर मैं थोड़ा गुस्से से बोला, अरे अभिजीत क्या कर रहा है यार? इस पर अभिजीत कुछ भी नहीं बोला, वो एकदम खामोशी के साथ गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। मैंने फिर एक बार बोला, अरे भाई अभिजीत तू ठीक तो है ना? पर इस पर उसने अपनी गर्दन हिलाई और पीछे की तरफ घूमते हुए देखने लगा। दरअसल मैंने देखा कि उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। वो डर के मारे कुछ भी बोल पाने में सक्षम नहीं था। तभी मैं जल्दी से उठा और बोला, क्या हुआ, तूने क्या देख लिया बे जो तू इतनी बुरी तरह से डरा हुआ है? इस पर अभिजीत ने बताया कि भाई इस सड़क के ऊपर एक डायन है और साथ ही उसके साथ रहने वाले 7 लोग भी हैं। अभी अभी वो हमारी गाड़ी के अंदर बैठे थे पर पता नहीं वो अब कहाँ चले गए। उसकी ये बात सुनकर मैं हंसते बोला, अरे भाई तू भूतिया फिल्म कम देखा कर, इस तरह के डरावने रास्ते पर तेरे दिमाग ने इस तरह की चीज़ जाहिर करना शुरू कर दी। चल एक काम कर, तू मेरे बगल वाली सीट पर बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ और फिर देखता हूँ ये भूतनी कहाँ से आती है। मैं हंसते हुए अब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था, लेकिन अभी अभी जो बातें मैंने कही थी वो किसी भी भूत के लिए अपमान सा हो सकता था। फिर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। दोस्तों सच बताऊं तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जिस तरह की बातें अभी अभी अभिजीत ने मुझे बताई थी उस हिसाब से तो सब कुछ एकदम सामान्य था। फिर मैंने अभिजीत की तरफ देखते बोला, एक काम कर तू इधर उधर देखते रहना कि कोई पेट्रोल पंप आता है या फिर नहीं, क्योंकि गाड़ी के अंदर पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है और इस वक्त गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम दोनों बीच रास्ते में रह जाएंगे। मेरी बात सुनकर अभिजीत ने भी अपनी गर्दन हिलाई। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे एक पुराना सा टूटा फूटा बोर्ड दिखा और उसके ऊपर लिखा हुआ था पेट्रोल पंप, यानी कि यहाँ आसपास एक पेट्रोल पंप तो था। अब ये देखकर मैं बहुत ही खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि इतनी देर से मुझे यही डर था कि बीच रास्ते में गाड़ी रुक ना जाए तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। लेकिन जैसे मैंने उस बोर्ड को देखा तो मैं समझ गया कि यहाँ आसपास ही कोई पेट्रोल पंप मौजूद है।
फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ एक लाइट ऑन थी। उस लाइट की रोशनी वहाँ अंधेरे में फैली हुई थी। वो इकलौती ऐसी लाइट थी जिसने उस जोरदार अंधेरे के बीच में रोशनी का उजाला किया हुआ था। हम दोनों जल्दी उसके पास पहुंच गए, पर जैसे हम उसके पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उस पेट्रोल पंप के आसपास भी सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने एक दो बार किसी को आवाज भी लगाई, लेकिन कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक वहां खड़े रहने के बाद एक आदमी अंदर से निकल कर आया और बोला, अरे भाई साहब, इतनी रात को कौन सा पेट्रोल भरवाया जाता है? इस पर मैंने उस आदमी से बोला, अरे भैया, हमें घर जाते जाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसलिए हमने सोचा कि इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। पहले भी सुना था कि ये रास्ता हाईवे की बजाय बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इसलिए हमने यही रास्ता चुना। हमारी बात सुनकर वो आदमी एकदम से बोल पड़ा, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग इस रास्ते का चयन बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जब आपकी मुलाकात भूतों की बस्ती के निवासियों से होगी। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मैं हंसते बोला, अरे भाई साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी मेरे भाई ने भूतों को देखा है, और जब से मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया है तब से सारे भूत गायब हो गए। लगता है सभी भूत मुझसे डरते हैं। अब ये बोलकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। फिर इसी बीच उस आदमी ने पेट्रोल डाल दिया और फिर उस आदमी ने कहा, लगता है भूत प्रेत आपके डर से कहीं छुप गए हैं, इसीलिए आप जरा संभल कर जाना भाई, क्या मालूम कब उनकी मुलाकात आपसे हो जाए। वो पेट्रोल पंप वाला ये बातें कुछ इस तरह से बोल रहा था मानो वो खुद एक भूत हो। इस पर मैंने उस पेट्रोल पंप वाले को बोला, चिंता मत कीजिए, बहुत से भूतों को काबू में किया है मैंने, और भी देख लेंगे। इतना कहकर मैं फिर से हंसने लगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये हंसी मजाक बहुत ही जल्द मुझे उनके सामने ले जाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि मैंने तो ये सब बातें एंजॉय के लिए सिर्फ हवा में बोल दी थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आने वाला वक्त मेरे इन हंसी मजाक के चलते मेरे साथ कुछ भयानक हादसे करवा देगा। और फिर मैं तो अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ भगाता जा रहा था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। पेट्रोल के साथ साथ अब गाड़ी भी एकदम टनाटन हो चुकी थी और रास्ते पर मुझे किसी भी चीज़ की परवाह करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे बगल में बैठा हुआ अभिजीत भी अब एकदम नॉर्मल हो चुका था। पर तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी भागती हुई गाड़ी अचानक ही किसी चीज़ के ऊपर से निकल गई, और ये एक बार नहीं बल्कि 6 से 7 बार हुआ कि गाड़ी के नीचे अचानक ही कुछ आया। सड़क खाली होने के बावजूद हमें ऐसा लगा कि गाड़ी किसी मोटी चीज़ के ऊपर से निकली हो। जैसे मैंने कांच में देखने की कोशिश की तो अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ साफ नजर नहीं आया। ऐसे में मैं एक बार देखना चाहता था कि यहाँ पर क्या था। ऐसे में मैं तुरंत ही नीचे उतरा और पीछे वाले हिस्से में पहुंचा तो वहाँ का दृश्य देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा पूरा बदन डर से कपकपाने लगा। दरअसल मैंने देखा कि वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं बल्कि कुछ इंसान थे जिनको मैंने कुचल दिया था, और उन सभी की कुचली हुई बॉडी सड़क से चिपकी हुई थी। उधर मेरे साथ साथ अभिजीत भी इस भयंकर और डरावने नज़ारे को देखकर बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। तभी मैंने अभिजीत को बोला, जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ, वरना यहाँ पुलिस केस लगने में टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, हम जल्दी से निकलने वाले थे कि उस नीचे चिपके हुए आदमी ने बोला, अरे भैया, जा कहाँ रहे हो, हमसे मुलाकात नहीं करोगे? अब ये सुनते ही जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सड़क से चिपका हुआ आदमी अब धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा होने लगा था। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि उसे देखकर ही एक आदमी उल्टी कर दे। मैंने इधर देखा ना उधर और भागते हुए गाड़ी के अंदर पहुंच गया। मेरे साथ साथ अभिजीत भी जल्दी से गाड़ी के अंदर पहुंचा और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली। मैंने गाड़ी को चारों तरफ से ही लॉक कर दिया था ताकि वो भयंकर लाश हमें परेशान ना कर सके। और तभी किसी ने गाड़ी के कांच पर खटखटाना शुरू कर दिया। ये वही सड़क से चिपकी हुई लाश थी। उस भयानक सी लाश को अपने सामने देखने के बाद तो मेरी हिम्मत ही टूट चुकी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि मैं किसी भी कीमत पर उसकी तरफ भी देखना नहीं चाहता था। बाद में मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब तो गाड़ी ने एकदम गलत जगह पर आकर मुझे धोखा दे दिया। मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हद तो तब हो गई जब एक के बाद एक लाश आकर मेरी गाड़ी के चारों तरफ खड़ी हो गई।
जो मैं इतनी देर से जिन भूतों का मैं मजाक उड़ा रहा था, अब मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो सब मेरे ऊपर कुछ इस तरह से बरसने वाली थी कि जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं डर से अभी पूरी तरह से सुन्न पड़ा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मैं करूं तो करूं क्या। अभिजीत की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। हम दोनों बुरी हालत में थे। हम दोनों को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि इस समय पर हम दोनों को क्या करना चाहिए। फिर इसी बीच अभिजीत ने बोला, एक काम करते हैं भाई, हम गाड़ी से उतर कर भागने लगते हैं। लेकिन मैंने अभिजीत की इस बात को डांटते हुए बोला, अरे भाई तेरा दिमाग तो खराब है क्या? तुझे दिख नहीं रहा ये सब किस तरह गाड़ी के चारों तरफ मंडरा रहे हैं? अगर एक बार के लिए भी यहाँ से हट जाएं तो फिर हम यहाँ से जिंदा भाग सकते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर हम भूतों की बस्ती के निवासियों से घिरे हुए थे। पर सबसे बड़ा सदमा तो मुझे उस समय पर लगा जब मैंने देखा कि मुझे सड़क के बीचों बीच गाड़ी के हेडलाइट में एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसने इस मौसम में भी जैकेट पहना हुआ था। गर्मी में भी किसी को ठंड के कपड़े पहनते देखकर बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन यहाँ सब कुछ मुमकिन था। हेडलाइट के सामने मौजूद वो आदमी किसी क्रिमिनल की तरह लग रहा था। फिर जैसे उसने अपना चेहरा हमारी तरफ घुमाया तो हम सदमे में चले गए, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला हुआ था। उस आदमी को अपने सामने देखकर हमारी सांसें फूलने लगी थी। हमें समझ में आ रहा था कि मैंने किस आदमी से इतने घिनौने मजाक किए थे। वो अब मेरे लिए यमराज बनकर आया था। उसे देखकर ही मैं समझ गया कि मैंने कितनी गलत बातों को उसके सामने जाहिर किया था, और अब मुझे अपनी उन्हीं बातों का अफसोस भी हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो मैंने इधर उधर देखा और फिर मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की दोबारा कोशिश की, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार मेरी गाड़ी एक ही जगह पर अटकी जा रही थी। मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही पसीने से तरबतर हो चुके थे। हम दोनों ही इतनी बुरी तरह से डरे हुए थे कि हमारे हाथ पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया था। तभी वो अजीब तरह से दिखने वाले लोग हमारी गाड़ी के जस्ट सामने आकर खड़े हो गए और एक साथ अपना अपना हाथ हमारी तरफ दिखाने लगे। पर पता नहीं वो हमारी ओर किस तरह का इशारा कर रहे थे। पर जैसे मैं उन सभी के हाथों को देखा तो मैंने पाया कि उन सभी के हाथ खून से सने हुए थे। इस बार मैंने अभिजीत की तरफ देखते बोला, भाई साहब डरने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना होगा, वरना हम दोनों को ये लोग यहीं पर जिंदा दफना देंगे। मेरी बात सुनकर अभिजीत ने भी अपनी गर्दन हिलाई और इस बार हमने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम दोनों सरलता के साथ अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाएं। लेकिन हमारे सामने मुसीबत ये थी कि हम किसी भी तरह से इस जगह से बाहर निकलने में सक्षम नहीं थे। एक तरफ तो हमें वो भयानक से दिखने वाले शैतान नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे सामने हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। हम दोनों इन दोनों के बीच में फंसे हुए थे। हम चाहते थे कि किसी भी तरह से या तो हम अपनी गाड़ी के अंदर ही सुबह के वक्त बैठे रहें या फिर हम दोनों इससे पीछा छुड़वाकर कहीं दूर चले जाएं। दूसरे ऑप्शन के लिए हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से ये सभी हमारी गाड़ी के चारों तरफ मंडरा रहे थे, उस हिसाब से अगर हम गाड़ी से बाहर निकलते तो गाड़ी से बाहर निकलते ही हमें ये मौत के घाट उतार सकते थे। इसलिए हम दोनों अभी भी डरे हुए थे और गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। मैंने अभिजीत को बोला कि हमें अपनी आंखों को ढक लेना चाहिए ताकि हम इन्हें देख ना सकें और जिससे हमारा डर थोड़ा कम हो जाए। हमने ऐसा ही किया। हम दोनों अपनी आंखों को ढककर सीट से चिपक कर बैठ गए थे। हम दोनों की घबराहट थोड़ी कम हो रही थी और अब तक रात के लगभग 2:30 बज चुके थे और शायद हम दोनों को 2 से 3 घंटे और इसी भयानक दहशत में गुजारने थे। अगर हम इस डरावने मंजर में कोई भी गलत कदम उठा लेते तो शायद वो कदम हमारी जिंदगी का आखिरी कदम भी हो सकता था। हम बड़े ही संभल कर डिसीजन लेना चाहते थे। तभी मेरे भाई अभिजीत ने बोला, भाई अब तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे हमने अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मुझे काफ़ी हद तक राहत मिल रही थी, लेकिन अभी भी मैंने किसी भी गलती को अंजाम देना सही नहीं समझा और अपनी आंखों को बंद करके गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। फिर हम दोनों को नींद लग गई। फिर जब धूप ने हमारे चेहरे पर गर्माहट महसूस करवाई तब जाकर हमारी आंख खुली। फिर कुछ इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात को गुजारा और उसके बाद हम वहाँ से निकलते हुए अपने अपने घर पहुँच गए। फिर हमें पता चला कि
वहाँ आसपास किसी शमशान घाट के बारे में जिक्र किया जाता है। कहते हैं कि उस शमशान घाट के करीब से गुजरने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। ऊपर से वो रास्ता ही पूरी तरह से हॉन्टेड बताया जाता है। पर अच्छी बात ये थी कि हम उस दिन हमारी सूझबूझ की वजह से बच गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।